कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की स्पर्श और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 7वां पाठ, पतझड़ में टूटी पत्तियां, जिसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर। तो बच्चों, ये जो प्रस्तुत पाठ है इसमें जो दो प्रसंगों की बात की गई है, एक है इसमें दो कहानियां समझ लीजिए, एक है गिन्नी का सोना और दूसरी है झेन की देन। तो पहला जो है ये जान लीजिए इसको कि ये प्रसंग केवल पढ़ने सुनने के लिए नहीं है, बल्कि एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा देना आपको चाहता है लेखक। पहला प्रसंग जो गिन्नी का सोना है वो जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं, बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने योग्य और रहने योग्य बनाए रखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा बच्चे इसमें कई बार घूम जाते हैं, तो जरा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें दो बातें की गई हैं कि एक है शुद्ध सोना और एक है गिन्नी का सोना। मतलब एक है आदर्श और एक है व्यवहार। इसमें आदर्श और व्यवहार की बात की गई है। ठीक है, थोड़ा उदाहरण देकर मैं अभी और स्पष्ट करूंगी। पहले पाठ की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी क्या होती है? जो गिन्नी देते ना, जैसे किसी को छोटा सा कॉइन जैसा, तो गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में क्यों अलग होता है? वो गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से भी अधिक मजबूत होता है। औरतें अक्सर इसी के गहने बनवा लेती हैं, फिर भी होता तो है वो केवल गिन्नी का ही सोना। शुद्ध आदर्श भी, अब इसका मतलब केवल सोने की बात करना नहीं है, गोल्ड की बात करना नहीं है। वो कह रहा है जो शुद्ध आदर्श है वो भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और सोचते हैं कि ये तो चल जाएगा तो चला लेंगे। तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। देखिए, एक चीज देखिए, मैं एक अध्यापक हूं, ठीक है, मेरा काम है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाना। और ये नहीं है कि मैं अलग से मैंने ट्यूशन कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूं कि कक्षा में तो नहीं पढ़ा रही, ठीक है, कक्षा में तो ढंग से पढ़ाती नहीं। बच्चे कोई मेरे पास प्रॉब्लम लेके आए तो मैंने कहा भाई ऐसा है, ये लो मेरा कार्ड है और मैं घर पे पढ़ाती हूँ, तुम आ जाना, मैं तुम्हें वहां ठीक से पढ़ा दूंगी, इंपॉर्टेंट भी बता दूंगी, सब काम करा दूंगी तुम्हारे। आदर्श रूप क्या था? मुझे कक्षा में ठीक से पढ़ाना। मैंने इसमें क्या किया, अपना स्वार्थ ऐड किया और मैंने तुम्हें बोला कि मेरे घर आओगे, और मैं घर में बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, कक्षा में आती हूँ, एक बच्चे को खड़ा किया, चल बेटा तू रीडिंग कर, और अपना पाठ चल रहा है और मैं उसको चलाई जा रही हूँ। लेकिन मैंने क्या किया कि थोड़ा और अच्छा बनने के लिए क्या किया, चलो मैं कक्षा में भी ठीक से पढ़ा रही हूँ और लेकिन मैं अपने घर के लिए भी घर में भी ठीक से पढ़ाना शुरू कर दिया और अपना दोनों तरफ से पैसे भी ले रही हूँ, जबकि ये एक इलीगल यानी कानूनी रूप से ये इस प्रकार का कार्य मुझे नहीं करना चाहिए। तो और जब मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहती हूँ अरे क्या हो गया भाई, मुझे कमी है, मेरे को प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम नहीं भी है, मैं ज्यादा अर्न करना चाहती हूँ, तो ये तो भाई प्रैक्टिकल अप्रोच है। ठीक है, मैं वहां पे भी तो ठीक से पढ़ा रही हूँ और वहां पे जो ट्यूशन में आता है उसको थोड़ा सा मैं फेवर कर देती हूँ, मैं उसको मार्क्स वार्क्स में भी फेवर कर देती हूँ, पेपर सेट करती हूँ तो 2-4 क्वेश्चन उस बच्चे को बता भी देती हूँ। तो मैं कहती हूँ भाई ये तो मैंने कोई बहुत आदर्श तोड़ा नहीं, ये तो प्रैक्टिकल बात है भाई। ठीक है, इतना तो करना ही पड़ता है अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो क्या ये स्थिति ठीक है? मैं आपसे पूछती हूं, तो ये स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समझे आप? तो ये है आदर्श, और जब इसमें व्यवहारिकता का तांबा मिलाया तो मैंने ये कर दिया कि नहीं मैं तो दोनों जगह ठीक से पढ़ा रही हूँ, लेकिन हाँ जो पीछे से आ रहा है क्योंकि वो लोग ज्यादा ट्यूशन में पैसे दे रहे हैं, तो मैंने उसको थोड़ा और क्वेश्चन बता दिए। तो ऐसे लोगों को कहते हैं प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्ट। ये बात कभी मत भूलना कि बखान आदर्शों का नहीं होता, बल्कि व्यवहारिकता का होता है। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिस्टों को जीवन से आदर्श पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ आगे आने लगती है। और कह रहा है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, तो होता क्या है कि हम सोचते तो यह है कि हम प्रैक्टिकल चीजें थोड़ी ऐड करेंगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या हो जाता है, आदर्श पीछे हो जाता है कि थोड़े दिनों बाद यही होगा कि मैं क्लास में आके तो ढंग से पढ़ाऊंगी नहीं, और मैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए धीरे धीरे करके मेरे ऊपर स्वार्थ हावी होता चला जाएगा और मैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए यही करना शुरू कर दूंगी कि मैं वहां अच्छा पढ़ाऊंगी जहां से मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं ट्यूशन में, और क्लास में मैं ठीक से नहीं पढ़ा रही। तो उसमें सोना पीछे रह जाता है और तांबा आगे हो जाता है। समझ गए?
चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी से व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्शों को चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे नहीं जाता। पर हाँ, गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। जैसे आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा बच्चों, नौकर से काम नहीं कराते थे, अपना चरखा खुद काटते थे, बकरी जो पाली हुई थी उसका दूध निकालने से लेके छोटे से छोटा काम, गांधी कहते थे कि छोटे से छोटा काम जब तक आप खुद नहीं करोगे, चावल बीनने से लेके बर्तन मांजने तक, तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता। और आपको उनके टॉयलेट साफ करना और सार्वजनिक तौर पे भी इतने सारे काम करने के आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी। तो ये क्या है, व्यवहार में लेके आए चीज को, प्रैक्टिकली काम करना शुरू किया, अब वो आदर्श पे चढ़ गया। क्लियर हो गई कि देखो, जब मैं अपना सारा काम खुद कर रहा हूं तो आपसे भी वो उम्मीद करते थे कि आप अपना कार्य खुद करें। तो छोटे से छोटा काम को भी वो कार्य करके उदाहरण देख एक जो है मिसाल प्रस्तुत कर देते थे। तो उन्होंने क्या किया, उल्टा पकड़ते थे, उल्टी इक्वेशन पकड़ते थे कि मैं व्यवहारिक तौर पे इतने अच्छे काम करूंगा कि धीरे धीरे करके वो आदर्श का रूप धारण कर ले। वो सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे, इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता था। तो व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं। ये कैसे होते हैं, ये जो व्यवहारवादी होते हैं, जो ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, वो लाभ हानि का पहले हिसाब लगाते हैं, फिर कदम बढ़ाते हैं, और वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं। पर वो कह रहा है क्या वो सच में इतना ऊपर चढ़ जाते हैं? कहते हैं ये तो बात सच है कि वो पैसे भी कमा लेते हैं, और कभी कभी शायद धन से लोग इज्जत भी करने लग जाते होंगे उनकी, लेकिन क्या वो अन्यों से आगे बढ़ते हैं? और पर क्या वे खुद ऊपर चढ़ते हैं? खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले, ये महत्व की बात है। ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपने विषय में सोचती रहूं और दूसरे के विषय में न सोचूं। अगर ऐसा है तो ये सीधा स्वार्थ की बात हो जाएगी। यह काम तो आदर्शवादी लोगों ने ही किया है, क्या कि वो समाज के पास क्या करते हैं, वो खुद भी ऊपर चढ़ते हैं और दूसरे को भी, अपने साथ के लोगों को भी ऊपर चढ़ाते हैं, यानी उन्नति की ओर लेके जाते हैं। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोगों ने तो सिर्फ समाज को गिराया है। तो ये कह रहे हैं कि आपको इतना व्यवहारवादी बनने की कोशिश नहीं करनी है, आपको जब तक एक आदर्श को लेकर नहीं चलोगे तब तक आप समाज को गिराओगे ही। ठीक, तो वो ये बताना चाहते हैं कि इस प्रकार से जो है व्यवहारवादी समाज को गिराते हैं, हमें एक आदर्श समाज की स्थापना की ओर जोर देना चाहिए। ठीक बच्चों, दूसरी कहानी है इसकी झेन की देन। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये, और आपको भी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये ना बिल्कुल जो आज का समय है उसकी व्यवहारिक कहानी है जो हम सबके साथ हो रहा है। जापान में एक क्या है कि एक तरीके की थेरेपी जैसी समझ लीजिए वो दी जाती है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक व्यस्तता के कारण, बहुत ज्यादा कंपटीशन की भावना के कारण लोग मानसिक रूप से बीमार होने लगे हैं। तो इस जो प्रोसीजर है, पूरा जो ये क्रिया है, इसके माध्यम से लोगों के तनाव को कम करने में मदद की जाती है। तो पहले तो लेखक को लगता है कि ये कैसी बात हुई, लेकिन वो कहता है धीरे धीरे करके मुझे इतना अच्छा लगा और ये थेरेपी जैसा काम करती है। तो पढ़े इसको। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारी अधिक होती है। उसने कहा मानसिक, यानी मेंटली सिक हो जाते हैं वो। उन्होंने जवाब दिया यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं, यानी मन से उनको रोग ने जकड़ा हुआ है। इसकी क्या वजह है? कहने लगे भाई हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं है बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं है बकता है। जब हम अकेले पड़ते हैं तो हम अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। इसका मतलब क्या? ये भी एक मानसिक रोग होता है कि हमारे दिमाग पे अपना काम या कोई भी तनाव इतना हावी हो जाता है कि हम अकेले में भी बैठे बैठे बड़बड़ाते रहते हैं। कह रहा हुआ ये कि हमारा देश अमेरिका से प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता करने लगा, कंपटीशन करने लगा। 1 महीने में जो काम होना चाहिए हम सोचते थे हम 1 ही दिन में पूरा कर देंगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, उसमें अगर स्पीड का इंजन लग जाए तो 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है, और फिर एक क्षण ऐसा आता है दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरे का पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है यहाँ पर मानसिक रोग बढ़ गए कि अगर मैं, कई बार क्या होता है आप सोचते हो मैं आज ही ना मैं इतने सारे चैप्टर्स कर लूंगा, 10 चैप्टर कर लूंगा। आपने अपने आप को इतना बड़ा टारगेट दे दिया
जो चैप्टर आपको एक हफ्ते में करने थे, आपने कहा मैं एक ही दिन में करूंगा। अब क्या हुआ, दिमाग तो उतना ही है ना, दिमाग धीरे धीरे करके तनाव में आने लगता है। अब आपका या तो आप उतना कर नहीं पा रहे या आपके दिमाग पे बड़ा जोर पड़ रहा है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो। फिर क्या होता है, जब आप नींद में भी होते हो तो आपको वो यही तो कर है कि दिमाग तो पहले से ही इतना स्पीड में चलता है, तेज गति से चलता है, और जब आपने ये किया तो इतनी तेज दिमाग की स्पीड हो जाती है कि आपकी नींद चली जाती है, सुख चैन चला जाता है। दिमाग सोते हुए पहले से ही दौड़ता था, अब तो ये इतना ज्यादा उसका इंजन की स्पीड हो जाती है कि वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। ओ, तो उसने कहा अच्छा यही कारण है, इससे मानसिक रोग बढ़ गए हैं। अब शाम को ये मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए, लेखक को ये लेके गया, जापानी युवक। ये क्या है टी सेरेमनी? चाय पीने की एक विधि है, जापानी में उसे कहते हैं चा नो यू। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली तातामी यानी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर सी पत्तों की बनी हुई कुटिया थी। कह रहा बाहर एक बड़ा बेढब सा मिट्टी का बर्तन रखा था। बेढब मतलब बहुत अच्छी शेप का नहीं था। उसमें पानी भरा हुआ था। हमने पहले उस पानी में हाथ पैर धोए, फिर तौलिए से पोंछा, अंदर गए तो अंदर चाजीन बैठा था। चाजीन कौन है? मतलब इंसान का नाम है किसी, चाइनीज। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, उसने कमर झुकाकर उसने प्रणाम किया। दोजो यानी आइए आइए तशरीफ लाइए कहकर हमारा स्वागत किया, बैठने की हमें जगह दिखाई। फिर उसने अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी, बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तनों को उसने साफ किया। सभी क्रियाएं इतने गरिमापूर्ण ढंग से इतने धीरे धीरे की जा रही थी कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो, जैसे हम कोई बहुत ही सुंदर राग सुन रहे हैं। इतना म्यूजिकल, इतना संगीतात्मकता उसके क्रियाकलापों में, कार्यों में थी। वहां का वातावरण इतना शांत था कि चाय दाने की, चाय के खत बदाना, उबलने की आवाज होती है ना, खचर पचर, तो खत बदाना तक हम लोग सुन पा रहे थे, इतनी शांति वहां थी। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वहां हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, यानी 3 से ज्यादा को प्रवेश दिया ही नहीं जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय, यानी उन्हें बताया गया था कि एक एक बूंद चाय आपको सिप करनी है, एक एक बूंद चुस्की लेके पीनी है, और इसको 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। कह रहा पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में हो गया, फिर देखा वाकई में जब मैंने चाय को इतनी तसल्ली से पी रहा हूं तो दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे मंदी पड़ने लगी और थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई, और मुझे कैसा लगा मानो मैं अनंत काल में मैं जी रहा हूं, और यहां तक कि मुझे सन्नाटा भी सुनाई देने लगा। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी बातों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं, यानी या तो हम भूतकाल में रहेंगे या अपने फ्यूचर यानी भविष्य काल के बारे में सोचते रहते हैं। असल में दोनों काल मिथ्या हैं, एक तो चला गया और दूसरा आया नहीं है। हम वर्तमान में रहने की कोशिश ही नहीं करते। जो हमें जानना चाहिए कि जो वर्तमान है वही सत्य है, उसी को जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए और केवल वर्तमान क्षण सामने था। वह अनंत काल जितना विस्तृत था, मुझे लगा था कहीं मैं विस्तार मेरे को दिखाई दे रहा है, और जीना किसे कहते हैं जैसे मुझे उसी दिन मालूम हुआ। तो जैन परंपरा की ये बहुत बड़ी देन है जापानियों को। आप देखते हो, आप में से बहुत बच्चे होंगे जिनकी मम्मियां ऑफिस में काम करती हैं, किसी की स्कूल में काम करती होंगी। स्कूल टीचर्स का तो और बुरी हालत रहती है। अभी तो थोड़े दिन के लिए घर में बैठे हैं, अदरवाइज क्या होता था, मुझे याद है जब मेरे को स्कूल जाना है, जब मैं स्कूल जाती हूँ तो क्या करते हैं हम लोग कि चाय अगर सामने आई है, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कभी कब से सिप करके चाय पी पा रही हूँ, स्पेशली मॉर्निंग में। प्लेट में डाली, फूंक मारी, जल्दी से पी लो। अच्छा पराठी है तो उसको रोल कर लो, कार में बैठे बैठे नाश्ता कर लो। इस तरीके से हम लोग हर चीज को जल्दबाजी 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 भागते चले जा रहे हैं जैसे कामों के पीछे। तो एक क्षण भी हम लोग बैठकर अपने लिए नहीं निकालते। और आप जानते हो जितना भी संपत्ति हम इकट्ठा करते हैं ना बच्चों, उसमें से उसका 10% भी भोग के नहीं जाते। हम 90% यही छोड़ के जाना होता है हमें, लेकिन हम सारा जीवन अपना संचय में लगा देते हैं, एकत्रित करने में लगाते रहते हैं चीजों को, और कभी भी चैन की सांस नहीं लेते। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो और ये जानो कि जो वर्तमान है वो एक सत्य है। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक भी पैसा मत जोड़िए, आप अपने लिए कुछ भी इन्वेस्ट मत कीजिए, लेकिन केवल इन्वेस्ट मत कीजिए।
अपने लिए समय को भी इन्वेस्ट करो भाई, अपने लिए समय भी निकालिए, वरना क्या होगा कि आपका समय तो निकल जाएगा। अभी हो सकता है कि मैं उससे ज्यादा बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हों, लेकिन मेरे हाथ पैर ही नहीं काम करते, मैं खा ही नहीं सकती जैसे आपके पिज्जा और ये बर्गर और ये सब, मेरी हेल्थ ही नहीं अलाउ करती, मैं उतना वॉक ही नहीं कर सकती जितना कि मेरी अपनी उम्र में कर सकती थी, या आप कर सकते हो इस उसमें उम्र में। तो हमें ये जानना चाहिए कि किस प्रकार से धीरे धीरे करके हम हमारा शरीर, हमारा मन, हम उसको कितना प्रेशर डाल रहे हैं, कितना उस पर तनाव डाल रहे हैं, मतलब, और धीरे धीरे करके आज वर्तमान पे फोकस ही नहीं कर पाते, वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। तो बच्चों ये था हमारा झेन की देन और गिन्नी का सोना, दोनों पाठ। तो बच्चों एक तो आप इसमें से प्रश्न कर जाना, शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना, गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संबंध में बात किस प्रकार से झलकती है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो वो आदर्श और व्यवहार जो मैंने आपको बताया था कि वो व्यवहार पे आदर्श चढ़ाते थे, आदर्श पे व्यवहार नहीं चढ़ाते थे गांधी जी, उस बात को अच्छे से स्पष्ट करना। और एक ये है गिन्नी, उसमें झेन की देन, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए, ऐसा क्यों कहा होगा, ये भी बताएंगे। और जो लेखक ने के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए, आप इन कारणों से कहां तक सहमत हैं। तो ये 2-3 प्रश्न है जिनको आप अलग से बहुत भली भांति करके जाइएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, आ भी सकते हैं और या घूम फिर के किसी और भाषा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा पाठ आज का। अब हम मिलेंगे आपको अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।